अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मूव है कि एकदम से एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर 14 15 18 साल काम किया और एकदम से स्विच किया। जब इकोनॉमिकली कंट्री आपका फ्लरिश कर रहा हो तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूजली बूम आ रहा होता है। ये जो इन्फ्लेशन है और आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये डायरेक्टली हिट करती है कंस्ट्रक्शन में। 19 साल तो बाबे हो गए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। है कि आपका फिर अब पैसा बैंक से निकलेगा और इंडस्ट्री में लगेगा, रियल एस्टेट में लगेगा, मार्केट में, बिजनेस में पैसा लगेगा। मैंने अप्रॉक्स कम से कम 100 बिल्डिंग्स जो हैं हमने सर्वे करी। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट आपकी स्टील में ट्वाइस और सीमेंट के अंदर थ्राइस हो गई है। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहाँ पे बिजनेसेस फ्लरिश नहीं कर रहे और बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल एवेन्यूज़ तो नहीं फ्लरिश करेंगे। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। अस्सलाम वालेकुम बॉस, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। लॉन्ग टाइम टू गो। यार बस हाँ, काफ़ी टाइम हो गया मुलाकात। मेरे ख्याल से 2 साल से ऊपर कुछ ऐसा अरसा लगा। रफली यस, 2 साल से ज़्यादा हो गए। यार मसरूफियात ही ऐसी हैं अब। सारा सिनेरियो आपके सामने ही चल रहा है कि लाइफ इतनी बिजी चल रही है हर जगह से कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तुम सुनाओ, क्या हालात हैं? बस ऐसा ही है थोड़ा सा। जब आप साथ काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा टाइम मिलता है इंटरेक्शन का, लेकिन जब आप थोड़ा सा हट जाएं, जैसे मैं आजकल फील्ड से तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल से इन अ वे आउट हूँ। एज़ यू नो कि मैं बैंकिंग साइड पे चला गया हूँ, तो थोड़ा सा उसकी वजह से इंटरेक्शन मार्केट से कम हो जाता है। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मूव है कि एकदम से एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर 14 15 18 साल काम किया और एकदम से स्विच किया। ये इन अ वे यस, बट लोग थोड़ा सा इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो समझते हैं कि शायद मैं बैंकिंग में चला गया हूँ, बैंक में गया हूँ, बट नॉट एज अ बैंकर। जॉब डिस्क्रिप्शन मोरलेस वही है, बट यस ऑन द क्लाइंट साइड। पहले कंसल्टेंट साइड पे थे, डिज़ाइनिंग कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाना, डिज़ाइन करना, सुपरवाइज करना। अब वही काम, डिज़ाइन तो नहीं लेकिन सुपरविजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑन द क्लाइंट साइड। तो रोल मोर और लेस सिमिलर नेचर का है। एवेन्यूज़ चेंज हो गए, या यूं कह लें कि टेबल के उस तरफ से इस तरफ आ गए। नहीं, मेरे ख्याल से तो पहले भी टेबल के उस तरफ ही थे। बट वो कंसल्टेंसी में तो बहरहाल एक यस हाँ, इन अ वे कंसल्टेंट भी एक तरह से वो थोड़ा सा क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव ही होता है। लेकिन मैं अब एग्जैक्टली क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ बिकॉज क्लाइंट बेस्ड जॉब है। नहीं, लेकिन मैंने जितना आपके साथ काम किया तो आप तो लास्ट 4 5 साल पहले ही तकरीबन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ चुके थे कंसल्टेंसी में ही। हाँ नहीं, आप सही कह रहे हो बिकॉज कंसल्टेंसी में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल किया का प्लांट हमने किया था, तो जो किया का प्रोजेक्ट था वो एंड टू एंड था, क्योंकि उसमें आर्किटेक्चर वर्क्स एज सच इतना इन्वॉल्व नहीं होते प्लांट्स पे। तो और वो रोल ऑलमोस्ट यही था, आप सही कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल था, बट फ्रॉम द कंसल्टेंट साइड। अच्छा, अब जो मेरा रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। तो अब मुझे ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि एमईपी, आर्किटेक्चर, फिनिशिंग, आईडी वर्क, सारी चीज़ों को कवर करना है, सारे एवेन्यूज़ को कवर करना है। सो ये एक मेरे लिए एक अच्छा नया एक्सपीरियंस था और सीखने के मज़ीद मौके मिले। तो इसलिए इट्स अ गुड एक्सपीरियंस दैट आई एम हैविंग। मेरे ख्याल से जितना मैंने आपके साथ काम किया, अप्रॉक्स कोई 14 15 साल तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस हो गया होगा कंस्ट्रक्शन का। मैंने 2007 में स्टार्ट किया था अपना कैरियर, वंस आई पास्ड आउट इन 2006 फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। और 2007 से आप लगा लो ये 19वां साल चल रहा 19 साल तुम तो बाबे हो गए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। है कि ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह गेन किया, डिफरेंट जगहों पे काम किया। एज़ यू नो 2 साल नेस्पाक, फिर 14 साल मुश्ताकिन बिलाल, और ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मीज़ान बैंक में। अच्छा, मैं जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है ना मेरा इस डिस्कशन का, और समझो कि एक प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए डेवलप किया कि मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे माशाल्लाह तुमने काम किया, एक 18 19 साल का एक एक्सपीरियंस गेन किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, तो इस 19 साल के एक्सपीरियंस के अंदर तुमने कहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस तरह देखी, कहाँ पहुँची? मुझे इसके अंदर ज़रा डिटेल ब्रीफ के अंदर जाना है ना, क्योंकि एक मिच्योर समझो कि टेन्योर है ये,
कि काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि सबसे बड़ी फील्ड ही आपकी कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने, असल में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का डायरेक्ट जो लिंक है ना वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत डिपेंडेंट है। अब जब इकोनॉमिकली कंट्री आपका फ्लरिश कर रहा हो तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूजली बूम आ रहा होता है, क्योंकि जब आप पैसे आ रहे होते हैं तो आप तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी उसमें अपना रोल प्ले करता है। अगर आपको याद हो कि 2003 से 2007 और 8 तक एक बहुत पीक टाइम था कंस्ट्रक्शन का पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। फिर 2008 से वो थोड़ा सा डिक्लाइन आया, फिर वो ग्रेजुअली नीचे गया, फिर वो, बट इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं था, लेकिन वो ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव होना शुरू हुई। सो ओवर द इयर्स इसमें गुड एंड बैड पैचेस आए हैं। अभी भी रिसेंट पास्ट में आप देखें कि आजकल भी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन 2022 के बाद ऑनवर्ड्स इतनी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान की। डॉलर रेट्स ऊपर चले गए, डीजल प्राइसेस ऊपर चले गए, तो स्टील के रेट्स बढ़ गए, सीमेंट के रेट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो जो फीजिबिलिटी थी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी नहीं बन पाती। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो तो ये देख रहा होता है कि जब वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसको किस तरह से क्या प्रॉफिट अर्निंग है, वो उसकी बेसिस पे वर्किंग होती है। तो ये जो इन्फ्लेशन है और आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये डायरेक्टली हिट करती है कंस्ट्रक्शन को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। सो और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में यस एडवांसमेंट हुई है ओवर द ईयर्स, और बेहतरी भी आई है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में। लेकिन फाइनेंशियली बात करें तो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और अभी भी थोड़ा सा हम एक बहुत अच्छे फेज से तो नहीं गुजर रहे। लेकिन अब हालात रिसेंटली 2-4 महीने 6 महीने से थोड़ा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, मुल्क की हालात। और इन्वेस्टर, आपको पता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट तभी आती है जब हालात बेहतर होते हैं मुल्क के, और उनको उसमें कुछ फाइनेंशियल फीजिबिलिटी उनकी बन रही हो, तो प्राइवेट प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। इस वक्त कराची में इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद में, पंजाब साइड पे कंस्ट्रक्शन के हालात बहुत बेहतर हैं। पास्ट में कराची में ज़्यादा होता था, लेकिन ये ओवर द इयर्स ये शिफ्ट हुआ है। तो कराची से अब कंस्ट्रक्शन में उतना बूम नहीं है। उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे कराची में जिस हिसाब से और दूसरे शहरों में, स्पेशली लाहौर, इस्लामाबाद में। अच्छा, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, और डिटेल में जाने के बाद जो है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जो तुम बात कर रहे हो, जो मुझे समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर से हमारा मतलब ये जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अगर कराची की बात करें ना तो ज़्यादातर तो आपको पता है रियल इस्टेट और डेवलपर्स, ये सबसे ज़्यादा काम कराची में यही लोग करते हैं। बिकॉज पंजाब साइड पे रियल इस्टेट का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ पे अपार्टमेंट्स का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बट रीसेंट पास में पिछले 4-5 सालों में वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स बने हैं, बन रहे हैं। मगर कराची में ये कॉन्सेप्ट आज से 50 साल पुराना है। आपको कराची में पुरानी 50 साल पुरानी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स मिलेंगी, और हमेशा से कराची में ट्रेंड रहा है। तो मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो रियल इस्टेट डेवलपर्स का है, अगर मैं हाई राइज़ की बात करूँ। अदरवाइज़ आपके मतलब जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो तो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट नाम से डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी। मगर हाई राइज अपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो वो सिर्फ कराची में ज़्यादा होता था। दूसरा, कमर्शियल एक्टिविटी भी, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी, ये भी प्राइवेट सेक्टर का ही इनिशिएटिव होता है। लेकिन वो भी डायरेक्टली लिंक करता है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल बिल्डिंग बनती है और उसमें वो ऑफिसेज बनाते हैं, तो वो ये देखेंगे कि ऑफिसेज मेरे कितने सेल आउट होंगे या कितने रेंट आउट होंगे। उसके बाद वो फिजिबिलिटी बनाएंगे। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहाँ पे बिजनेसेस फ्लरिश नहीं कर रहे और बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल एवेन्यूज़ तो नहीं फ्लरिश करेंगे। नहीं, अगर रियल इस्टेट जैसे हम अगर उसको रियल इस्टेट को देखने जाए, तो एक रिसेशन का टाइम आया मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर, कि वो सारी जो इस वक्त उस वक्त जो इकोनॉमी बेस कर रही थी, जो रिसेशन आया दुबई के अंदर, वो तो इतना बुरा आया कि तमाम रियल इस्टेट ही बैठ गई ना। अभी भी मैंने, बल्कि मैं कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो इस वक्त कनाडा जो है
वो इतने क्राइसिस में जा रहा है बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट। क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी थी उन्होंने भी रियल एस्टेट पे बेस करना शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन में। अब जिसको इंडस्ट्री लगानी थी, जिसको शुगर मिल लगानी थी, उसने बोला मैं भी बिल्डिंग बनाऊंगा, फ्लैट बनाऊंगा। जिसको स्टील मिल लगानी थी उसने कहा मैं ये काम करूंगा। तो सस्टेनेबिलिटी तो मुझे फ्लैट्स के अंदर नहीं बनिस्बत इसके कि आपको इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। कनाडा को भी नीचे जाने की सबसे बड़ी रीज़न ही सबसे बड़ी यही बनती है, क्योंकि दुबई भी आपको पता ही है तो टूरिज्म पे बिली वो बेस करते हैं, या फिर वो बेस करते हैं आपके रियल एस्टेट के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें तो अगर नीचे जाती हैं तो आप तो कहीं नहीं खड़े हुए ना, क्योंकि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौमें अगर तरक्की करती हैं ना तो वो इंडस्ट्रीज से करती हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा जॉब्स के मौके क्रिएट होंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, और मार्केट में उसको जब आप इंटरनेशनल मार्केट में compete करते हैं तो क्या वो वायबल है या नहीं। मेरा ख्याल है कि इस एस्पेक्ट से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस पे ज़ाहिर है ये तो फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं कि गवर्नमेंट इस पे काम करे कि आप किस तरीके से अपनी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम करें, आपकी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें ताकि इंडस्ट्रीज़ लगें और फ्लरिश करें। और रियल एस्टेट की जहाँ तक बात है, इन कंपैरिजन टू दैट रियल एस्टेट में आसानी से पैसा कमाया जाता है, उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इंडस्ट्री लगानी जैसी। क्योंकि इंडस्ट्री लगाने में आपको जो एफर्ट है ना वो रियल एस्टेट में नहीं है। अब रियल एस्टेट में आपने एक मतलब अगर बात करें कोई एक प्लॉट ख़रीद लिया, उस प्लॉट को अच्छे पैसों में बेच दिया 2-3 साल में, तो बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट भी प्लॉट्स में कर रहे होते हैं। अच्छा, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाना, कमर्शियल एवेन्यूज़ बनाना या कोई हाउसिंग स्कीम बनाना, उसमें उनकी जो रेट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा फास्ट होता है और अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी पब्लिक उसकी बाइंग पावर कम होगी या वो आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले 2 सालों में रफली आपका जो बैंक का प्रॉफिट था वो मार्कअप आपका 20 से 22% पे था। तो बजाय इसके कि कोई प्राइवेट सेक्टर में एक बंदा प्लॉट ख़रीदे और उसका इंतज़ार करे कि ये मैं बेच के पैसे कमाऊँ या कोई जगह ख़रीद के किराए पे दे, लोगों ने पैसे निकाल के रियल एस्टेट से बैंकों में रख दिया। घर बैठे उनको 22%, 21%, 20% मार्कअप प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। अब ये नीचे आना शुरू हुआ है ट्रेंड, ये आ गया 11% पे आई थिंक। ये मज़ीद नीचे जाएगा सिंगल डिजिट में, तो ये बेसिकली ये इस तरफ इंडिकेशन जा रही है कि आपका फिर अब पैसा बैंक से निकलेगा और इधर इंडस्ट्री में लगेगा, रियल एस्टेट में लगेगा, मार्केट में बिजनेस में पैसा लगेगा। तो जो कि होना चाहिए। अगर मैं बैंकिंग एस्पेक्ट से देखूं तो बैंक में पैसा होना चाहिए, बैंकर्स के लिए उनको उनको फ़ायदा है, बैंक्स को फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं ग्लोबल पिक्चर में देखूं तो फिर बैंक का इंटरेस्ट रेट जहां दुनिया में आप देखें कि इतने ज़्यादा नहीं होते, तो उसका रीज़न यही होता है कि बजाय इसके कि बिजनेसमैन बैंक में पैसा रख के घर बैठे प्रॉफिट कमाए, वो बिजनेस करके पैसे कमाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करूंगा एज़ कम्पेयर टू बैंक के प्रॉफिट से। मगर जहाँ बैंक से प्रॉफिट ज़्यादा देने लगेंगे तो बिजनेस तो ख़त्म हो जाएंगे। तो रियल एस्टेट के ऊपर भी जो डेंट पड़ा है उसका एक रीज़न ये है, इंडस्ट्रीज़ भी ना लगने का एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न मैंने पहले ही बताया कि आपकी यूटिलिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सो आप मार्केट में नहीं कम्पीट कर पाते इंटरनेशनली। तो उस पे तो खैर वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा अगर वो बेहतर उस पर प्राइसेस को नीचे लेके आए जो आपकी यूटिलिटी कॉस्ट है। मगर ये कि ये एक इनिशिएटिव अच्छा है इस वक्त कि आपकी जो जो मार्कअप्स नीचे आ रहे हैं बैंक के। अच्छा, एक एक चीज़ इसी आप तुम्हारी डिस्कशंस के अंदर मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट नज़र आई। तुमने कहा कि यार ये कॉस्ट जो है ना वो डेफिनेटली इकोनॉमी बेस करती है, और गवर्नमेंट की जैसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं, इसकी वजह से जो है इन्वेस्टर जो है वो उस तरफ इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाता। लेकिन मैंने ये देखा कि इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर आने लग जाता है। फिर हम उस लेवल पे कंस्ट्रक्शन को लेके जाना शुरू कर देते हैं। आप समझें कि ड्यूरेबिलिटी की बात अगर कर लें
कि हम फिर उस लेवल पे कंस्ट्रक्शन को लेके चले जाते हैं कि बस यार मेरी फैक्ट्री खड़ी हो जाए, मेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, इतनी कॉस्ट नीचे लेके चले जाते हैं। तो उसके फिर इम्पैक्ट, क्योंकि आपको तो पता ही है तुम्हें कि यार रीबिल्ड जो है हम लोग एस बिल्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, टेस्टिंग, स्ट्रक्चर टेस्टिंग, रेट्रोफिटिंग। तो मैंने अप्रॉक्स कम से कम 100 बिल्डिंग्स जो हैं हमने सर्वे कर ली। अब किसी ज़माने में मैरियट बना था 1970s के दौर में, जब भी अभी हमने उसकी स्ट्रेंथ वगैरह सब कैलकुलेट की, इतनी हाई स्ट्रेंथ। लेकिन आज के सिनेरियो में जाता हूँ, मेरी जितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स मैंने आज की है ना 2000 के बाद से, 2000 के बाद से, उनकी स्ट्रेंथ इतनी कम आती है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर। तो हमने कॉस्ट क्या वहीं से निकालनी शुरू कर दी अपनी फैक्ट्री की, या कोई और सिनेरियो है? असल में देखें, कॉस्ट एंड क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये नहीं हो सकता कि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे हासिल कर लें। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदें या बनाएं, इफ़ यू वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यू नीड टू इन्वेस्ट इन इट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के साथ इशू ये है कि जैसे अभी मैंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई आपके पिछले 2-3 सालों में, 3 सालों में स्पेशली। जब आपका डॉलर 170 से 280 290 पे चला गया, आपकी जो डीजल प्राइसेस हैं जो कि डायरेक्टली हिट करती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वो 150 से 250 पे चली गई। आपका स्टील जो 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 रुपये टन मिलता था, आज 2,50,000, 2,40,000 पे आया हुआ है, जो कि एक टाइम पे 3 लाख तक चला गया था। सीमेंट की बोरी आजकल 1,400 रुपये के आसपास है, 500-550 रुपये में मिलती थी ये सीमेंट की बोरी। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट आपकी स्टील में ट्वाइस और सीमेंट के अंदर थ्राइस हो गई है। अब कोई भी इन्वेस्टर या बिल्डर या अगर कोई अपनी कोई फैक्ट्री भी बना रहा है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं एक सर्टेन अमाउंट में, जो उसने एक फिजिबिलिटी की हुई होती है, अच्छा हिट ज़्यादा उनको पड़ती है जिन्होंने एक सर्टेन टाइम से पहले अपनी कॉस्टिंग की, और ये जो सडन हाइक हुई प्राइसेस में, इसके बाद उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एकदम से डबल हो गई। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने फिर ये शुरू कर दिया कि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, ताकि क्वालिटी के ताकि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना आए। फ़र्क तो आएगा फिर भी, लेकिन क्वालिटी की कॉस्ट पे, एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अच्छा, हमारी मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की स्पेशली मार्केट के अंदर, हम लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं? जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब आप काम करने जाते हैं, तो चाहे कंसल्टेंट हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, मतलब मैंने खुद तुम्हारे साथ इतना काम किया, और हमारे काम के अलावा भी मैंने आपको देखा कि आप क्लाइंट से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फ़ाइट कर रहे होते थे कि यार अच्छी क्वालिटी में अच्छे प्राइस के ऊपर आप उन लोगों को काम दें। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती हैं। अच्छा, कुछ क्लाइंट अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उसके ऊपर जाते हैं लेकिन मैंने जो, मतलब क्वेश्चन मेरा मेन ये है कि क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों हो जाता है कि हम कन्विंस नहीं कर पाते, या हमें अपने बिजनेस की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि यार हमारा बिजनेस जो है इधर उधर ना हो जाए? तो क्या ऐसा रीज़न है? इंटरनेशनल मार्केट में तो सब काम बड़े स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो रहे होते हैं। असल में देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में उनके सेट स्टैंडर्ड्स हैं, वो उससे डेविएट नहीं कर सकते। उनके रूल्स, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ी सॉलिड हैं। हमारे यहाँ मैनिपुलेशन बहुत हो जाती है, लेकिन अ, असल जो फैक्टर है, अगर उसको मेक श्योर करना है गाइडलाइंस को, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो क्लाइंट का है। क्लाइंट अगर उसको ये रियलाइजेशन है कि आज मैं अगर एक अच्छी प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट दे रहा हूँ, दैट वुड यील्ड अ प्रोडक्ट दैट वुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 50 years, as compared to a low cost product which would be requiring a retrofitting after 10 years, और repeated retrofitting होगी, तो वो जो कंपैरिजन है ना वो कॉस्ट का, वो ज़्यादा नुकसान में जाती है कि आप एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना के उसको हर 10 साल बाद ठीक करें, बजाय इसके कि अच्छी क्वालिटी पे एक दफ़ा इन्वेस्ट करें। उनका तो फिर ये हो गया ना कि वो 4 दफ़ा जो है उसके ऊपर इतना करते हैं कि वो थ्राइस अ टाइम उनकी फैक्ट्री जो है। सिर्फ फैक्ट्री नहीं, किसी भी, अब अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बात करें तो बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं, उनका काम होता है बिल्डिंग बना दी, फ्लैट्स अपार्टमेंट बना दिए, या हाउसिंग स्कीम है तो हाउसेस बना दिए, दे दी, बेच दिया, बेच के वो चले गए। अब जिसने ख़रीदा, भुगतना उसने। सो
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सोसाइटी में। अब इसमें कुछ अच्छे डेवलपर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देते हैं, उनकी मार्केट में प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, लोग हाई प्राइसेस पे उनकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। उनके अपार्टमेंट्स, उनके जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो हाई प्राइसेस पे जाती हैं, बिकॉज उनका नाम है मार्केट में, बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन दैट हैव बीन क्रिएटेड ओवर द ईयर्स, जो उन्होंने बनाई है अपनी रेपुटेशन, अच्छा काम दे के, अच्छी क्वालिटी डिलीवर करके। सिमिलरली ऐसे भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, वो लो कॉस्ट पे देते हैं, तो उनके भी बायर्स मौजूद हैं, लेकिन वो लो कॉस्ट और लो क्वालिटी प्रोडक्ट ओवर द ईयर्स वो सस्टेन नहीं करती उस तरीके से। सम अप करते हैं बातों को ना, और मैं इस इसको ऐसे सम अप करते हैं कि जो गुजर गया वो तो गुजर गया। अब तो हम एक नए, मेरे मेरी मेरी नॉलेज के हिसाब से, या हमारे जो लोग हैं या हमारे आर्मी चीफ हैं उन सब के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो एक अल्हम्दुलिल्लाह नए दौर के अंदर दाखिल हो चुका है। तो अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको कहाँ फोर्सीन कर रहे हो, एज मतलब बैंकिंग सेक्टर सेक्टर को हटा के ना, ये प्योरली कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक जवाब है। क्योंकि आप फोर्सिंग कर रहे हो, आप जिन जगहों पे बैठे हुए हो, क्योंकि मेन ट्रांजैक्शन बैंकिंग से ही चल रही होती है सारा कुछ, तो क्या फोर्सिंग कर रहे हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कि ये नीचे ही जाएगी या अब? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि आपके इंटरेस्ट रेट्स जब नीचे आए हैं, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट में बिज़नेस फ्लरिश करेगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली बैंक से जो पैसा है वो निकालेंगे और वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी अब बेहतरी आएगी, आना शुरू हो गई है। और जब ये बेहतरी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो जो जॉब रेशो है वो बढ़ेगा, जो हालात हैं ओवरऑल मुल्क के वो बेहतर होंगे इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट जब मार्केट में लगता है ना पैसा, देखें आप अगर एक दुकान खोलते हैं, उस दुकान से आपका घर भी चलता है, आपके साथ साथ दो या तीन या चार सेल्समैन जो आपके हैं उनका घर भी चलता है, मगर वो पैसा अगर आप उठा के बैंक में रख देते हैं तो उससे सिर्फ आपका घर चलता है। बैंक का तो फ़ायदा है, लेकिन बैंक पूरा पाकिस्तान या पूरा एक कंट्री नहीं है। सो कंट्री के लिए फ़ायदा तब होता है जब वो पैसा इन्वेस्ट हो मार्केट में। अच्छा, बैंक को भी अगर सारे लोग पैसे रखवा देंगे तो बैंक ने भी तो वो पैसा आगे बिजनेस में ही लगवाना है ना। तो बिजनेस अगर कोई करेगा ही नहीं तो बैंक किसको देगा लोन? सिर्फ गवर्नमेंट को देगा, जो कि हो रहा था पहले। अब चूंकि गवर्नमेंट को आईएमएफ से एड मिल रही है, गवर्नमेंट को अब उतना पैसा बैंकों से नहीं चाहिए, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है। अब वो पैसा बैंक से निकल के जब मार्केट में लगेगा और बैंक भी जो कर्जे देगा वो मार्केट में देगा, तो मार्केट अब अब अगर मार्केट में दोनों सूरतों में पैसा आएगा ना, एज अ इन्वेस्टर भी, और बैंक की तरफ से भी जो लोन मिलेंगे वो भी लोग लेके, और अच्छे अगर अच्छे मार्कस पे लोन मिलते हैं तो वो पैसा भी ऑटोमेटिकली मार्केट में ही लगेगा। सो आई बिलीव कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब आ जाते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो आजकल चल रहा है। वो है ट्रेंडिंग, आपको पता ही है आजकल पाकिस्तान और इंडिया। क्योंकि मैंने भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम किया, उनके इंडियंस के साथ बड़ा काम किया, चीज़ें मैंने देखी किस तरह से होती हैं और किस तरह से पाकिस्तान को देखा जाता है, या किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं वो लोग। हमें कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से यार इनको डिग्रेड करो। तो वो तो सब मैंने वहाँ दुबई में, मिडिल ईस्ट में, जब रेसिज्म वगैरह जो उनका है वो तो आपको तुम्हें भी पता है क्योंकि तुम भी थोड़ा सा बाहर रहे हो। लेकिन अब ट्रेंडिंग में जो ये चल रहा है, इस पे क्या ओपिनियन है? ये तो बड़ा इस वक्त हॉट टॉपिक चल रहा है ना। यार ये तो खैर इंडिया पाकिस्तान का इशू तो आज का नहीं है, ये तो 1947 से ही चल रहा है। एंड गॉड नोज कब तक चलेगा, प्रॉब्ली जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता, या अगर वो हो गया रिजॉल्व समहाउ तो फिर कोई और इशू क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज़ ये तो एक ऐसी सिचुएशन में है इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, बिकॉज हम दोनों कंट्रीज़ नेबर हैं, बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर। प्रॉब्ली इंडिया नहीं चाहता, पाकिस्तान तो चाहता है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज़ है कि वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया, बट इंडिया हैज़ नेवर एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान सिंस इट्स इंसेप्शन। ये चीज़ जब तक इंडियंस के दिमाग से नहीं निकलेगी ना कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान की अपनी एक आइडेंटिटी है, जब तक ये पाकिस्तान को वो उसका ड्यू जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा ये समझते रहेंगे कि हम जब चाहें पाकिस्तान को, जैसे वो एक मोहल्ले का बदमाश होता है, वो जब करे उठे और दो थप्पड़ लगा दे किसी को, तो वो इनका एक माइंडसेट बन गया है।
अभी भी जो इन्होंने हरकत की थी ये वैसे ही थी कि हम आएंगे, आके दो थप्पड़ लगाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। सो मैं समझता हूँ कि हमारी आर्म फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया। काफ़ी लोग इस पे ये बात कर रहे थे, यार 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैं रिकॉल कर रहा था 1998 में जब हम छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो 11 मई को पाकिस्तान इंडिया ने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए थे, 11 मई को। और 28 मई को, 17 दिन बाद, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था। तो ये 17 दिन भी लोगों ने यही बातें की थी कि यार पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं है, अगर होता तो अब तक धमाके कर चुका होता। सो मैं यही रिकॉल कर रहा था जब ये 7 मई से 10 मई के दरमियान, कि यार ये पाकिस्तान ने जवाब ज़रूर देना है, बट ये ज़रा संभल के देंगे, और ये होता है, होना चाहिए। मतलब द रिस्पॉन्स शुड नॉट बी एब्रप्ट, इट शुड बी कैलकुलेटेड, एंड इट शुड बी सच दैट जैसे था, मतलब हिट वहाँ करें जहाँ तकलीफ सबसे ज़्यादा हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। हमें पूरी नेशन को इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज़ ये बग़ैर अल्लाह ताला की मदद के ये पॉसिबल नहीं है। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू भी किया, क्योंकि इसको दुनिया ने एडमिट किया। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो जैसे इंडियन मीडिया को मैं सुन रहा था, कराची पे अटैक हो गया था, लाहौर भी उड़ गया था, सब कुछ हो गया था, नेक्स्ट डे वो सारे माफिया मांग रहे थे। सो फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जिस तरह जवाब दिया, तो इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने क्लेम किया है और इंडिया ने अपने क्लेम किए हैं, बट द वर्ल्ड नोज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। लेकिन ये तो 6-1 है ना। अभी तो 6-1। सिक्स, हाँ, 6 ने। एक दो दो मिग हैं, तो टोटल 6 तैयार हैं। बड़ी खुशी हुई उस बात पे कि जो DGISPR था, उन्होंने ये कहा कि अब हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं, अब वो अपने आप को फ़ख्र से लेके चलें। और इसका इम्पेक्ट तुम्हारी नज़र में क्या है, आएगा हमारी सोसाइटी में, हमारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर? बिल्कुल आएगा। देखें आप, एक सॉवरेन कंट्री होते हैं ना, तो आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। जब आप डिपेंडेंट होते हैं ना दूसरों पे, और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और आईएमएफ से जान छुड़ाएं। बिकॉज आईएमएफ में हम जब तक फंसे रहेंगे, हम एक तरह से किसी के फाइनेंशियली अंडर प्रेशर रहेंगे। बहुत सी कंट्रीज़ ने, अभी मैं पढ़ रहा था कल, आई थिंक नाइजीरिया या कोई एक और कंट्री है जिसका मैंने पढ़ा कि उन्होंने आखिरी उनकी किस्त अदा कर दी आईएमएफ की, एंड दे हैव सेड गुड बाय टू आईएमएफ। व्हाई कांट वी? सो द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट मस्ट थिंक अबाउट इट एज़ वेल, कि फाइनेंशियली भी आपको स्टेबल होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी स्टेबल होना पड़ेगा। तभी आप, जिस तरह एक हमारी इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह बनी है इस रीसेंट सिनेरियो में, तो ये मज़ीद एलिवेट होगी अगर हम फाइनेंशियली भी मज़ीद स्टेबल होते हैं और इकोनॉमिकली भी फ्लरिश करते हैं एज अ कंट्री। नहीं, ये तो वैसे बात तुमने बड़ी पते की थिंक। तो थिंक करने के लिए पाकिस्तानियों के पास ना अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग बहुत है। तो ये तो इंडिया को सोचना चाहिए कि उनके पास थिंक करने के लिए दिमाग है या नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग कैपेबल थे, हमारे लोग माशाल्लाह अच्छे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे लोग हैं। बस ये सम जो मेरी मेरी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये है कि टैलेंट भरा पड़ा है इस मुल्क के अंदर। बस वो एक प्रोसेस के थ्रू जो है ना चीज़ों को चलाना अभी तक हमें नहीं आ रहा। वो प्रोसेस हमारा थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाए, चीज़ें कहीं नहीं रुकती। ये पाकिस्तानियों ने ही प्लेन गिराया ना, राफेल गिराया, कहीं बाहर से तो कोई नहीं आया था ना। तो टेक्नोलॉजी को भी चलाने के लिए लोग चाहिए ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग हर तरह से, खाली आर्मी की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन में बात करें, डॉक्टर्स में बात करें, जिस फील्ड में आप चले जाओ, पाकिस्तान ने तो हर जगह पे ही जो है ना अपना अल्हम्दुलिल्लाह झंडा लगाया ही लगाया है। अब बात कर रहे हो चाइना की, क्या देख रहे हो चाइना में? क्योंकि बहुत डिफरेंस है दोनों कंट्री की, चाइना और यूएस की, टेक्नोलॉजीज़ में, कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स में। क्योंकि अभी जैसे हम लोग सारा ACI वगैरह यूज़ करते हैं, क्या नज़र आ रहा है कि हम का चिंग पुंग पुंग कोई कोड आ जाएगा? चाइना ने बहुत ग्रो किया ओवर द ईयर्स। चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। रिसेंटली ही वेंट टू अमेरिका एंड कनाडा।
एंड ही हैज़ बीन टू चाइना मोर देन 10 टाइम्स। बिजनेसमैन है, उसने कहा मैं पहली दफ़ा अमेरिका गया था तो उसके अल्फाज हैं कि चाइना के सामने अमेरिका और कनाडा गांव है। उसने कहा आप चाइना, अगर आपने तरक्की देखनी है दुनिया में तो आप चाइना जाएं, एक दफ़ा ज़रूर जाएं। सो आपको अमेरिका उसके बाद गांव लगेगा, कनाडा आपको देहात लगेगा। उसने कहा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या और हर तरह की आपकी एडवांसमेंट्स जो या जो तरक्की है ना वो आपको चाइना में मिलेगी। तो नो डाउट चाइना बहुत आगे चला गया है, जा रहा है और आगे। चाइना बहुत आगे है इस वक्त। अच्छा आप ये देख लेना यार, आप ये देखें आपके चाइनीज़ मेड प्लेन्स ने फ्रेंच मेड राफेल्स गिरा दिए, इसी से देख लें कि चाइना कितना आगे है। नहीं, चाइना का इम्पैक्ट हमारी कंट्री के अंदर बेनिफिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा इंडस्ट्रीज में और चीज़ों में, क्योंकि वो तो खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है ना। हाँ देखें आप ये हमेशा ना फ़ायदा उठाया जाता है ऐसी ऐसी चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना इस वक्त जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट वहाँ पे है, ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, कर नहीं रहा है, कर चुका है बहुत ज़्यादा ग्रो। तो हमें यकीनन उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के टाइज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेबरिंग कंट्री भी है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी उनसे वॉर वेपन्स तो ले ही रहे हैं, और भी चीज़ों में हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे लेकर आना चाहिए। वो टेक्नोलॉजिकल जो ट्रेड है ना वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए वो चीज़ें बना रहे हैं, हम चीज़ें ले आएँ, वो चीज़ें ख़रीद के हम लाएँ, इससे बेहतर है ना कि वो टेक्नोलॉजी लेकर आएँ ताकि हम वो चीज़ें यहाँ बनाएँ, सो हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करे ना। और अब हम यूएसए को कहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। ठीक है, चाइना हमारा एक नेबर कंट्री बन गया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो हम यूएस मार्केट को पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियरी देख रहे हैं। यूएस मार्केट तो देखें अभी रिसेंटली उन्होंने जो अपनी टैरिफ्स चेंज किए हैं उससे बहुत हिट पड़ी है बहुत सारे ट्रेडर्स को, बहुत सारे इंपोर्टर्स को। और आपने ये देखा होगा कि जैसे ही उसने अपने टैरिफ चेंज किए चाइना ने रिटेलिएट किया, चाइना ने भी उसके टैरिफ बढ़ा दिए, तो ये दोनों की एक तरह से एक टक्कर शुरू हो गई थी। विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान आई थिंक वी शुड बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स चाइना एंड रशिया। ये मेरा अपना रीजन का बेनिफिट है। देखें ये जो एरा चल रहा है ना पिछले कोई 50 सालों से, हम अगर देखें दुनिया ने ये ब्लॉक्स बन गए हैं दुनिया में, आइसोलेटेड कुछ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जो ये 4 दिन की जंग थी, इसमें आप देखें पाकिस्तान के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ मॉरली और एथिकली खड़े हुए थे, उन्होंने बयान दिए। उसमें आज़रबाईजान भी आई थिंक है वहाँ पे। इंडियंस ने कहा कि हम यहाँ जाना छोड़ देंगे तो उन्होंने कहा "आप मत आओ, बट हम अपने स्टांस पे कायम रहेंगे"। टर्की का उन्होंने कहा जी हम टर्की का टूरिज़्म में बहुत ऊपर है तो हम टर्की नहीं जाएंगे। तो किसी ने बताया कि उन्होंने वो एक स्टैट्स में पढ़ रहा था, 52 मिलियन टूरिस्ट आते हैं टर्की में ईयरली, और उस 52 मिलियन में 3 लाख इंडियंस हैं। अगर ऑल अक्रॉस द ग्लोब भी दूसरे मुल्कों से भी इंडियंस आते हों, 15 लाख आते होंगे। तो 5 करोड़ में 15 लाख अगर कम हो जाएंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो चाइना में भी लेकिन ले, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप ये देखें कि आप सही थे, हक पे थे, तो आपके साथ और लोग भी खड़े थे। एट द सेम टाइम इंडियन ब्लॉक में इसराइल है, उसको सपोर्ट करता है, टू सम एक्सटेंड अमेरिका करता है। मैं तो समझता हूँ कि ये सीज़ फायर भी अमेरिका ने इंडिया को बचाने के लिए करवाया है, बिकॉज पाकिस्तान 3 दिन तक जब तक जवाब नहीं दे रहा था तब तक तो अमेरिका सीज फायर करा ही नहीं रहा था। अमेरिका ने कहा हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, बट एज सून एज पाकिस्तान रिटेलिएटेड गेव अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स, सून आफ्टर दैट अमेरिका ने फ़ौरन आके वो सीज फायर करा दिया। तो बेसिकली ये ब्लॉक्स बन गए हैं दुनिया में अब। तो पाकिस्तान को अपना वाइजली ब्लॉक चुनना पड़ेगा। चाइना इज़ देयर टू सपोर्ट अस, टर्की इज़ देयर टू सपोर्ट अस। आई थिंक कि अमेरिका की डिपेंडेंसी से थोड़ा सा इनको निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने देखा कि चाइना ने इतना डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। वो तो बिल्कुल ही बस समझ ले कि वो वाकई जो है ना वो अपने प्लेन्स की तरह ऊपर ही है। उसने कहा 15% आपकी मार्केट है भाई, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम दुनिया में से 15% की मार्केट को माइनस कर दें। तो और वैसे भी ट्रम्प का भी अभी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था ये कि पाकिस्तान जो है वो हमारा दोस्त है और ये है और वो है। अच्छी बात यह है कि वो ट्रेड्स पे बिलीव करता है, तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियरी है और पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियरी नहीं ट्रेड तो ऑब्वियसली किसी भी मुल्क को, एज आई सेड के मुल्क तरक्की तभी करते हैं जब वो बिजनेसेस करते हैं।
और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करते हैं। जब आप इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेड के थ्रू ही आप मार्केट में वो चीज़ें सेल आउट करेंगे। तो आपका जो वे फॉरवर्ड है वो तो यही है कि आपको तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, और जो कि हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। बट आपको अपने दोस्त बड़े वाइजली चुनने होते हैं। दोस्त ही तो सारे काम के लोग होते हैं। अच्छे दोस्त मिलना भी बड़ी नेमत होती है ना। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो मुल्क के लेवल पे हो। चले बॉस, मज़ा आया, गपशप लगाई, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।